आ जाओ, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन पे आते हैं अपन। तो सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, दो पार्ट में चैप्टर तोड़ते हैं अपन, एक है सोशलिज्म इन यूरोप और दूसरा पार्ट है रशियन रेवोल्यूशन। सोशलिज्म इन यूरोप में क्या बताया गया है, सोशलिज्म इन यूरोप वाले पार्ट में बताया गया है कि सबसे पहले तो कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया है। तो देखो क्या हुआ था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ही कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सोसाइटी में डिफरेंट आइडियाज जो इमर्ज होना शुरू हो गए थे। कनेक्ट कर रहा हूं दोनों चैप्टर्स को मैं। तो क्या हो रहा था कि डिफरेंट आइडियाज निकलना शुरू हो गए थे। तो एक आइडिया में बिलीव करने वाला एक ग्रुप रहेगा, तो वो एक सोच रखने वाला एक ग्रुप हो गया, ठीक है। दूसरा आइडिया में बिलीव करने वाला एक ग्रुप है, तो वो दूसरा ग्रुप हो जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिल रहा था कि दिस वॉज द एज ऑफ सोशल चेंज, कि समाज में बदलाव आ रहा था। और उस बदलते समाज में आपको क्या देखने को मिल रहा था कि अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल थे। और वो अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल कौन थे, जैसे लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे। अब सुनो मेरी बात, इस चैप्टर से इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लिबरल्स कौन, ठीक है, रेडिकल्स कौन, कंजर्वेटिव्स कौन। तो समाज में जो बदलाव आ रहा था तो उसमें एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे लिबरल्स, जो किसमें विश्वास रखते थे, जो इक्वालिटी में विश्वास रखते थे, जो सारे धर्म को इक्वल ट्रीट करते थे। तो देवर सेक्युलर, उनको ऐसा नहीं था कि एक रिलीजन को फायदा दूसरे रिलीजन को, सारे रिलीजन को इक्वल ट्रीट करते थे। वो लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करते थे कि राजा के पास पूरी पावर क्यों है सब, ठीक है, राजा के पास पूरी पावर नहीं रहना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है, इक्वल वोटिंग राइट होना चाहिए सबके पास में, और जो राजा है तो उसकी पावर को चेक लगाया जाए, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते थे। ये थे लिबरल्स। बट लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। क्यों 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 लिबरल्स डेमोक्रेट क्यों नहीं थे, बताना जरा चैट में। क्योंकि लिबरल्स सबको लेकिन वोटिंग राइट देने की बात नहीं करते थे। लिबरल्स का यह मानना था कि वोटिंग राइट सिर्फ क्या दी जाए, एक्टिव सिटीजन्स को, प्रॉपर्टी डिमेंड्स को ही दिया जाए। तो एक ग्रुप ये था लिबरल्स का। दूसरा ग्रुप था रेडिकल्स का। रेडिकल्स कौन लोग थे भाई साहब, रिवाइज करवा रहा हूं, देखो रिवीजन सेशन है मेरे दोस्त, तो आपको इस सेशन के थ्रू ये समझ में जाएगा, अच्छा ये था, हाँ ये था चैप्टर में, है ना। दूसरा था रेडिकल्स। तो रेडिकल्स कौन लोग होंगे, रेडिकल्स वो लोग होंगे जो किस चीज में विश्वास रखते हैं, रेडिकल्स वो लोग होंगे जो इस चीज में विश्वास रखते थे कि भाई साहब सोसाइटी जो है ना उसमें बदलाव आना चाहिए, ठीक है। वो भी लिबरल्स की तरह चेंज की बात करते थे, लेकिन चेंज ऐसी बात करते थे कि प्रॉपर्टी का कंसंट्रेशन कुछ ही लोगों के हाथ में ना हो, प्रॉपर्टी सबके बीच में इक्वली बंटना चाहिए, ठीक है। दे वर दी सपोर्टर ऑफ इक्वल वोटिंग राइट। विमेन सफ्रेगेट मूवमेंट को भी सपोर्ट करते थे, मतलब कि विमेन को भी वोटिंग राइट दो। ऐसा क्यों है कि वोटिंग राइट सिर्फ प्रॉपर्टी मैन को ही मिले, ठीक है। तो ये रेडिकल्स थे। अब उसी के पैरेलल, तो जैसे आप देखोगे तो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों चेंज चाहते थे, लेकिन एक ग्रुप ये भी था जो चेंज नहीं चाहता था। एक ग्रुप था कंजर्वेटिव्स का। तो जो कंजर्वेटिव्स थे वो कौन थे, वो लोग जो चेंज नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि पावर जैसी है वैसी रहे, जिसके पास है उसके पास ही रहे, ठीक है। तो ये रूलिंग क्लास के लोग थे, रूलिंग क्लास के लोग थे, ठीक है, जो चेंज नहीं चाहते थे, जो क्या चाहते थे कि पावर शुड बी कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू पीपल ओनली, ठीक है। फिर बाद में उन्हें समझ में आया कि यार जनता आएगी और जनता पीट तो लगाएगी, तो इससे बेहतर क्या है कि जनता मार पीट के पावर ले। तो उन्होंने बोला कि हम खुद दे देंगे पावर, चलो। लेकिन वो ये चाहते थे कि जो चेंज आएगा ना, दिस चेंज शुड बी ग्रेजुअल। ऐसा ना हो कि रिवोल्यूशन आया एक दिन में राजा को पलट दिया, ठीक है। तो कंजे की जो चेंज आएगा ना, दिस चेंज शुड बी ग्रेजुअल। ऐसा ना हो कि रिवोल्यूशन आया एक दिन में राजा को पलट दिया, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स रूलिंग क्लास के लोग थे जो इनिशियली जिन्होंने चेंज को रजिस्ट करा, बट लेटर ऑन दे थॉट कि चेंज इज इनएविटेबल, चेंज तो आएगा लेकिन उसको फिर स्लोली ग्रेजुअली आना चाहिए। तीनों कैटेगरी समझ में आई, बताओ चैट में। पास्ट मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज शुड बी स्लो, गुड। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखी, हु रोट द बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट वाज रिटन बाय जॉन लॉक, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब अगर बात करें ना तो और क्या समाज में बदलाव आ रहा था, व्हाट वर दी चेंजेस हैपनिंग इन दी सोसाइटी। तो और क्या समाज में बदलाव आ रहा था, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन रही थी, ठीक है। और क्या समाज में बदलाव आ रहा था, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन रही थी। और ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन रही थी, इस इंडस्ट्रियल समाज में बदलाव आता, व्हाट वर दी चेंजेस हैपनिंग इन दी सोसाइटी। तो और क्या समाज में बदलाव आ रहा था, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन रही थी, ठीक है। और क्या समाज में बदलाव आ रहा था, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन रही थी। और ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन रही थी, इस
इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमें क्या देखने को मिल रहा था कि इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो समाज में बदलाव आ रहा था उसमें यह बदलाव देखने को मिल रहा था कि इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो समाज में बदलाव ये बदलाव देखने को मिल रहा था कि इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर हाँ जो समाज में बदलाव आ रहा था, तो जैसे फैक्ट्रीज वगैरह आ गई थी, ठीक है, तो लोग गांव छोड़ छोड़ के क्या कर गए, शहर में टाउन्स की तरफ मूव कर गए थे। अब टाउन्स में क्या होता था कि वर्किंग कंडीशन बहुत खराब होती थी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज होती थी, रहने के लिए घर उतने अच्छे नहीं होते थे। तो अब जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे ना, वो वर्कर्स की इस स्थिति में चेंज चाहते थे। तो बहुत सारे जो आम जनता थी वो लिबरल्स और रेडिकल्स के सपोर्टर बन गए। क्योंकि लिबरल्स और रेडिकल्स, दोज हु वर देमसेल्फ द इंडस्ट्रियलिस्ट, दे वांटेड कि समाज में ऐसे चेंज आना चाहिए। और लिबरल्स और रेडिकल्स के अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो एक और सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बनने से एक और सेक्शन ऑफ ग्रुप आ रहे थे, रेवोल्यूशनरीज, जिन्हें ऐसा लगता था कि मोनार्क्स वगैरह जो इनको पूरी तरह से खत्म किया जाए। जैसे गुजिपी मजीनी वाज वन सच प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरी। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो सोशल चेंज आ रहा था उसमें यह देखने को मिलता है कि लोग लिबरल्स के, रेडिकल्स के, रेवोल्यूशनरीज के इन आइडियोलॉजीज के अराउंड क्या हो रहे थे, ग्रो कर रहे थे, ग्रुप्स बना रहे थे, ठीक है। तो ये एक बदलाव आ रहा था। अब इन्हीं बनते ग्रुप्स में आपको क्या देखने को मिलता है कि सोशलिज्म का आइडिया भी फेमस होता है, सोशलिज्म का आइडिया भी फेमस होता है। तो अभी सोशलिज्म इन यूरोप पढ़ रहा है, तो मैंने आपको यूरोप की स्थिति बताई, कैसे लोग थे, समाज कैसा था वहां पे उस समय पे, ठीक है। अब उस यूरोप में आपको सोशलिज्म का आइडिया भी ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। पहला सवाल कि सोशलिज्म का आइडिया क्या है आखिरकार, है ना। पहला सवाल तो यह आएगा ना कि सोशलिज्म का आइडिया क्या है आखिरकार। तो सोशलिज्म है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। जितनी भी समस्या हो रही है वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज के कारण हो रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है खुद तो ग्रो करता है लेकिन वो वर्कर्स को कुछ नहीं देता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या किया जाए, बैन किया जाए, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि गवर्नमेंट जो है उस प्रॉपर्टी को कंट्रोल करो, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दे रिसोर्सेस, या फिर लोग एक साथ आए। सोशलिज्म का आइडियोलॉजी क्या कहता है कि पीपल शुड ओन द इंडस्ट्रीज एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ये सोशलिज्म का आइडिया था। और इस सोशलिज्म के आइडिया को अगर जैसे आप देखेंगे तो इस आइडिया को पिच किया गया, जैसे रॉबर्ट ओवेन ने सबसे पहले पिच किया, जिसमें उन्होंने क्या बोला, न्यू इंडियाना में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जहां पे लोग एक साथ आए, मेहनत करें और अपना अपना प्रॉफिट बांटे। फिर लुइस ब्लैंक एक व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि नहीं नहीं, लोग एक साथ आके नहीं कर पाएंगे, इसमें गवर्नमेंट की जरूरत होगी, तो कोऑपरेटिव्स होना चाहिए लेकिन उन कोऑपरेटिव्स को गवर्नमेंट कंट्रोल करे। फिर इसको और रेडिकल पे लेवल पे ले जाके कार्ल मार्क्स ने क्या आइडियोलॉजी दी है, कार्ल मार्क्स ने आइडियोलॉजी यही दी कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो बहुत बदमाश होते हैं, वो वर्कर्स का खून चूसते हैं, खुद प्रॉफिट बनाते हैं। इसका बदला लेने के लिए वर्कर्स को उन प्राइवेट प्रॉपर्टीज को टुक ओवर कर लेना चाहिए और तब जाके क्या करेंगे, तब जाके एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी। तो ये कार्ल मार्क्स ने आइडिया दिया था। तो ये थिंकर्स थे जिन थिंकर्स ने बेस प्रोवाइड किया फॉर दी आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। और इस तरह से धीरे धीरे यूरोप में क्या है, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म भी बढ़ता चले जाता है। कैसे बढ़ता चले जाता है, जैसे आप देखेंगे एसपीडी, ठीक है, एसपीडी पावर रेंजर्स। तो एक एसपीडी पार्टी बनती है जर्मनी में, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनती है। वैसे आप देखोगे लेबर पार्टी बनती है, वैसे सोशलिस्ट लेबर पार्टी इन ब्रिटेन या फ्रांस सोशलिस्ट पार्टी बनती है। तो यूरोप के अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में सोशलिस्ट पार्टीज बनना शुरू हो गई है। दो सोशलिस्ट पार्टीज कहीं पे भी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन जब ये पार्टीज बनी और ये पार्टीज जब पार्लियामेंट में होती थी तो कहीं ना कहीं जिनकी सरकार होती थी उनके ओपिनियन को तो शेप कर रही थी। एंड दिस इज हाउ द सपोर्ट फॉर सोशलिज्म इंक्रीज्ड इन यूरोप। तो ये चैप्टर का एक पार्ट इतना था, क्या कि सोशलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में सोशलिज्म कैसे बड़ा फैला, समझ में आया, ठीक है। क्या बनाए खाने में, देखो खाने पीने की बात मत करो, मैं खा पी के आया नहीं हूं, ठीक है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का ही और एनहांस्ड फॉर्म जो होता है उसे कम्युनिज्म कहा जाता है, फिर कम्युनिस्ट कहा जाता है, ठीक है। एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाई थी, ठीक है। चलो, आप थकते नहीं सर, नहीं बेटा, थकना इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। आप दिमाग से थकते हो, शरीर से कभी नहीं थकते हो, पता है। तो दिमाग में मान लिया कि आप थक गए तो थक गए,
और अगर आप दिमाग से दृढ़ संकल्पित हो तो आप कभी नहीं थकोगे। थकना इज अ स्टेट ऑफ माइंड, नॉट बॉडी। रशिया में रेवोल्यूशन आया भाई साहब। अब ये रशियन रेवोल्यूशन की जो कहानी है, तो ये रशियन रेवोल्यूशन की कहानी कैसी है, तो देखो मैं शॉर्ट में बताते चल रहा हूं फटाफट। तो रशिया में रेवोल्यूशन आया, तो जैसे अपने देखा फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, तो रेवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि रेवोल्यूशन सो रहा था, रेवोल्यूशन खड़ा हो गया, क्रांति, ठीक है, और रेवोल्यूशन आ गया। हर रेवोल्यूशन के पीछे कुछ बेस होता है, कुछ कारण होता है। तो अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया की सोसाइटी कैसी थी? रशियन सोसाइटी ऐसी थी कि ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी। राजा जो था तो अपनी अपनी चलाता था, अपने हिसाब से रूल करता था, ठीक है, राजा के हाथ में पूरी की पूरी पावर थी। अब राजा ऐसा एक अत्याचारी दुराचारी राजा था, और ये रशियन एम्पायर जो है तो फैला हुआ था, मल्टीपल फेथ के लोग उसके अंदर थे, ठीक है। तो ये तो उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम बात करें वहीं पे क्या है कि ये सार निकोलस के अंडर में रशिया की इकोनॉमी और सोसाइटी कैसी थी, तो प्राइमरली एक एग्रीगेरियन सोसाइटी थी, जहां पे 85% से ज्यादा लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज थे। इंडस्ट्रीज थी लेकिन बहुत कम कम इंडस्ट्रीज थी, और इन इंडस्ट्रीज में भी आपको क्या देखने को मिल रहा था कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अधिकतर ये देखने को मिलता था कि जो वर्कर्स थे वो आपस में डिवाइडेड थे, ठीक है। जो मेटल वर्कर्स होते थे उन्हें बहुत बड़ा आदमी माना जाता था, एरिस्टोक्रेट्स वर्कर माना जाता था उन्हें। विमेन भी इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में काम कर रही थी। ऑफन क्या होता था कि ये वर्कर्स जो है तो इंडस्ट्रियल ओनर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। दो दी वर्कर्स वर डिवाइडेड इन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। वर्कर्स आपस में अलग अलग कैटेगरी में बटे थे, लेकिन जब बारी आती थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट में आवाज उठाना है, तो ये सारे वर्कर्स एक साथ इकट्ठे हो जाते थे, मतलब एकजुट हो जाते थे, ठीक है। अब और क्या चीज है इसके अलावा, जैसे अगर आप देखोगे तो हाँ, इसके अलावा जैसे अगर और देखोगे तो ये वर्कर्स वाली कहानी होगी। ये तो शहर की कहानी होगी। शहर के बाद में अगर गांव की साइड जाओगे तो गांव में आपको देखने को मिल रहा है कि वहां के जो पीजेंट्स थे, तो पीजेंट्स को ऐसा माना जाता था कि पीजेंट जो है नेचुरली अपने खेत इकट्ठे करके एक साथ खेती करते थे, तो पीजेंट्स को नेचुरली सोशलिस्ट माना जाता था। फाइन। और पीजेंट्स जो थे तो वो ये चाहते थे कि जो नोबल